हाँ, मैं ही हूं। मैं पहले ही अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता था, लेकिन सिचुएशन ने अलाउ नहीं किया, शौर्य ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी कड़वी मुस्कान थी। श्री बालकृष्ण खांसने लगे। ये खुलासा उनके लिए एकदम सरप्राइजिंग और थोड़ा एम्बैरेसिंग भी था। आखिरकार वे काफी देर से शौर्य के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, जबकि वह सच में उन्हीं के बगल में लिमोजीन में बैठा था। ये सोचना कि ये सादा कपड़े पहना और शांत रहने वाला इंसान असल में श्री अग्रवाल हैं। ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ी बेटी ने जो कुछ बताया था वह सच था। मैं समझ गई। तो आप श्री अग्रवाल हैं? पाखी ने कहा। उसे ड्राइवर का ऑनेस्ट इंसान लगने की वजह से शौर्य से बात करने में शुरू में थोड़ी कंफर्टेबल फील हुई थी, लेकिन इस खुलासे ने उसे शॉक्ड कर दिया। शौर्य ने बस हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान थी। शौर्य को ऐसी ही रिएक्शन की उम्मीद थी। जो होना था हो चुका था, और अब सबको भास्कर के अरेंज किए डिनर पर ले जाया गया। फिर सबने धीरे धीरे एक दूसरे को बेटर तरीके से जाना और खाना खाया। श्री अग्रवाल, शालिनी मैडम और मास्टर ने हमें एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए यहां भेजा है। मेरा मानना है कि ये बात आपके और सबसे बड़ी बेटी के बीच पहले भी कई बार डिस्कस हुई है, श्री बालकृष्ण ने रिस्पेक्ट के साथ कहा। हालांकि मैडम ने 6 साल पहले ही अपना असेसमेंट कंप्लीट कर लिया था। आपका असेसमेंट अब ऑफिशियली शुरू होना है। फैमिली ने मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट की ऑक्शन करने का फैसला किया है, जो पहले आप दोनों की थी। ऑक्शन के बाद आपको एक स्पेशल प्रॉपर्टी दी जाएगी। इस प्रॉपर्टी के साथ आपको मेबेरी सिटी में अपना एक नया ग्रुप एस्टैब्लिश करना होगा। आपको इसे अपने दम पर मैनेज और ग्रो करना होगा। शौर्य के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उल्टा शालिनी ने पहले ही शौर्य को इस बारे में कई बार बताया था। इस वजह से उसने काफी समय से असेसमेंट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया था। उनके नाम से 2 प्रोजेक्ट्स, एक्सेप्शनल लाइव और यॉर्क नॉर्थ माउंटेन, ऑलरेडी अप्रूव थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि फैमिली मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट को ऑक्शन करेगा। मैं समझता हूं कि मेरा गोल अपने दम पर कुछ डेवलप करना है, लेकिन मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। क्या इसे ऑक्शन करने की सच में जरूरत है? शौर्य ने एक कड़वी मुस्कान के साथ पूछा। उसके लिए यह जगह कुछ इमोशनल वैल्यू रखती थी, क्योंकि उसने वहां कई एक्सपीरियंसेस किए थे। अच्छा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका यूज सिर्फ आपके और मैडम के असेसमेंट के लिए किया गया था। फैमिली किसी छोटे ग्रुप को हमेशा के लिए सस्टेन नहीं कर सकता। हालांकि श्री अग्रवाल, अगर आपको ये जगह सच में पसंद है तो आप इसे फ्यूचर में अपनी एंटरटेनमेंट और लेजर के लिए फिर से खरीद सकते हैं। श्री बालकृष्ण सच में शौर्य के सवाल का मतलब नहीं समझ पाए। फिर भी शौर्य को उनके जवाब से क्लैरिटी मिल गई। भले ही मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट इंप्रेसिव थी, लेकिन अग्रवाल फैमिली की ग्लोबल इंडस्ट्रीज के सामने ये कुछ खास नहीं थी। वह अब कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसे ऑक्शन में जाने देने के। वैसे भी अब उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट का ओनरशिप अब बस दिखावे का था और उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। वैसे श्री अग्रवाल, फ्यूचर में मेबेरी सिटी में अग्रवाल फैमिली के डिफेंस फोर्स का एक हिस्सा भी आपके अंडर रहेगा। विनय और देव आपके पर्सनल बॉडीगार्ड्स बनेंगे, श्री बालकृष्ण ने कहा। यह कहते हुए उन्होंने राकेश की तरफ देखा। राकेश तुरंत समझ गया कि क्या इशारा किया जा रहा है, और उसने एक छोटी सी डिवाइस निकाली जिस पर एक लाल बटन था। उसने उसे धीरे से शौर्य को सौंप दिया। शौर्य इस डिवाइस से वेल एक्वेंटेड था। जब आकाश उसे मारने के करीब था, तब राकेश ने उसे बचाने के लिए 40 से 50 हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए यही बटन प्रेस किया था। ये डिवाइस इमरजेंसी मिलिट्री सिचुएशंस में कम्युनिकेशन के लिए है। अब ये आपका है। आगे का स्टेप उनके लिए कुछ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना था। जब तक सब कुछ कंप्लीट हुआ, रात के करीब 8 बज चुके थे। सच कहूं तो आज ही शौर्य को पहली बार एहसास हुआ कि मेबेरी सिटी में उसके फैमिली का कितना इन्फ्लुएंस और रीच है। कम से कम ये तो सरप्राइजिंग था। इस मिलिट्री इमरजेंसी बेस में न सिर्फ अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक सेक्शन था, बल्कि इसमें स्किल्ड मेडिकल टीम्स और इंटेलिजेंस यूनिट्स भी थे, बिल्कुल एक्शन मूवीज जैसा। शौर्य ने पहले कभी इन डिपार्टमेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया था। इमरजेंसी बेस की एक्सेस मिलने का मतलब था कि फ्यूचर में वह इन सब का इंचार्ज होगा। इससे उसे और कंफर्म हो गया
कि वह फ्यूचर का लीडर बनने जा रहा है। जैसे ही वो ये सोच रहा था, काफी देर हो चुकी थी और वो सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास अभी भी कुछ अधूरा काम है। शौर्य ने रूम की तरफ बढ़ते हुए हल्का सा मुस्कुराया। ओह, तुम अपना एटीट्यूड सही रखोगी ना? नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। क्या सच में तुमने मुझे काटने की कोशिश की? क्या तुम डॉग हो? दूर से ही उसे अपने बॉडीगार्ड की गालियां दरवाजे के पीछे से सुनाई दे रही थीं। मुझे छोड़ो कमीने, अगर तुमने नहीं छोड़ा तो जब मिस्टर सेठ आएंगे मैं पर्सनली देखूंगी कि वो तुम्हें खत्म कर दें। कियारा गुस्से में बोली। ओह नो मिस्टर सेठ, मैं बहुत डरी हुई। हाँ 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 लेडी, अपने आसपास देखो, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं। तुम अपनी मौत का इंतजार कर सकती हो क्योंकि तुमने मेबेरी सिटी के मिस्टर अग्रवाल को नाराज किया है। क्या? मिस्टर अग्रवाल? मैंने कब से उन्हें नाराज किया है? कियारा ने सच में सरप्राइज होकर पूछा। अभी भी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो? श्री अग्रवाल ही वो इंसान है जिन्होंने तुम्हें यहां लाया है। रुको, वह श्री अग्रवाल है? तभी शौर्य कमरे में दाखिल हुआ। श्री अग्रवाल! कमरे में मौजूद दोनों बॉडीगार्ड्स ने रिस्पेक्ट के साथ कहा और बाहर निकल गए। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? कियारा ने डरते हुए पूछा। अब उसे सच में डर लगने लगा था। उसे आखिर समझ में आया कि ये आदमी असल में श्री अग्रवाल है। तुम पहले से ही इस रूम में बंद हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूं? शौर्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन श्री अग्रवाल, मैं श्री राय की औरत हूं, कियारा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी बाहें बंधी हुई थीं और सिर झुका हुआ था। अब दोनों के बीच पावर डिफरेंस साफ था और उसे डर और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। बॉडीगार्ड सही थे। मिस्टर सेठ, मिस्टर अग्रवाल के आगे कुछ भी नहीं थे। मिस्टर सेठ के साथ रहकर वह कभी टॉप पर नहीं पहुंच सकती थी। शायद मिस्टर अग्रवाल के साथ रहना बेटर होता। हालांकि दोनों के बीच कड़वाहट थी, लेकिन उसे भरोसा था कि मिस्टर अग्रवाल उसकी खूबसूरती से इंप्रेस्ड हो जाएंगे। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी औरत हो। मैं पर्सनली तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन चूंकि तुम यहां हो तो ये मेरे लिए सही मौका है इस हिसाब को सेटल करने का। तुम्हारे पास मुझे रिटर्न करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए तुम बस अपने तरीके से इस हिसाब को चुका सकती हो। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे ही उसने सवाल खत्म किया, शौर्य ने फोन निकालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अरे, मुझे सड़क से कोई बेघर आदमी ढूंढ कर लाओ। रुको, तुम क्या करने वाले हो? यहां वापस आओ, रुको! कमरे से बाहर जाते हुए कियारा चिल्लाती रही। उसके फोन कॉल का मतलब अब साफ था। बेशक शौर्य जैसी महिला को हाथ नहीं लगाएगा। कमरे के बाहर शौर्य चांदनी रात की शांति का मजा लेते हुए गलियारे में टहलने लगा। आधे घंटे से भी कम समय में राकेश का फोन आया। हे मिस्टर अग्रवाल, वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसने सेठ ग्रुप के सारे सीक्रेट्स बता दिए। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने सारे राज जानती होगी। उसने हमारी जरूरत की सारी मदद देने के लिए भी अग्री कर लिया है। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका आइडिया वाकई अमेजिंग था मिस्टर राकेश। अगर आपने नहीं सजेस्ट किया होता तो मैं खुद यही सजेस्ट करता। शौर्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं ऐसा करता तो शायद कुछ गार्ड्स को उसे पीटने का ऑर्डर दे देता। राकेश ने नेचुरली शौर्य को इस मामले में कुछ एडवाइस दी थी। चिंता मत कीजिए मिस्टर अग्रवाल, सेठ ग्रुप ने आपको नाराज किया क्योंकि उन्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। मुझे बस एक दिन और रात का टाइम दीजिए, आप मुझसे जरूर सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स सुनेंगे। शौर्य को वाकई राकेश के मेथड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने उस रात जल्दी आराम किया। हालांकि जब सुबह उठा तो बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी शौर्य कॉलेज की तरफ निकल गया। आखिरकार उसका होमवर्क रिव्यू भी महत्वपूर्ण था। हमेशा की तरह उसका ड्राइवर उसे कॉलेज के गेट पर उतार कर गया और शौर्य हाथ में छाता लेकर अंदर जाने लगा। तभी अचानक उसे एक तेज चीख सुनाई दी। वो जैसे ही उस आवाज की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि एक लड़की जो सफेद ड्रेस में थी अपने एंकल में मोच आने के कारण जमीन पर बैठी थी। एक हाथ में उसने अम्ब्रेला पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से वो अपने एंकल को पकड़े हुए थी। शौर्य ने अंदाजा लगाया कि छाता खोलते वक्त उसके एंकल में ट्विस्ट आ गया होगा।
चूंकि वो उस समय ठीक से चल नहीं पा रही थी, इससे लग रहा था कि चोट सीरियस है। शौर्य ने खुद को उसकी छतरी के नीचे उसके पास जाते हुए पाया। क्या तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। लड़की ने चीखते हुए अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। शौर्य ने जब उसका चेहरा देखा तो थोड़ी देर के लिए चौंक गया। क्या ये तुम हो? लड़की के चेहरे पर भी सरप्राइज का एक्सप्रेशन था। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। ये वही काइंड हार्टेड लड़की थी जो कुछ समय पहले लाइब्रेरी में शौर्य के बगल में बैठी थी। उस इंसिडेंट की याद ने शौर्य को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। उस समय उसकी नोज से खून बह रहा था और उसे स्नीज भी आ रही थी। ये सब याद करना उसके लिए ऑकवर्ड था। आज सुबह सुबह कॉलेज लौटते वक्त उससे सामना होना वाकई अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, काफी टाइम हो गया है। मैंने सोचा था कि कुछ सामान लेने के लिए टैक्सी बुला लूंगी, पर अब लगता है कि शायद मैं जल्दी में थी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके चीक्स थोड़े लाल हो गए। इससे साफ था कि उसे भी लाइब्रेरी वाली घटना याद थी। इस हेवी रेन में ये बेटर होगा कि आप अपनी प्लान को अभी के लिए टाल दें। मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचाने में हेल्प करता हूं, शौर्य ने कहा। उसे वो मोमेंट याद था जब लाइब्रेरी में उसकी ऑकवर्ड हालत के दौरान इस लड़की ने उसे टिश्यू दिया था। भले ही वो अब भी स्ट्रेंजर थे, फिर भी उसे उसकी हेल्प करने का सेंस ऑफ ड्यूटी महसूस हुआ। आखिरकार वो लड़की नेक दिल थी और खूबसूरत भी। अगर वो उसे इग्नोर कर देता और वहीं छोड़ देता तो बाद में उसे गिल्ट होता। पहले तो लड़की थोड़ा झिझकी, लेकिन आखिरकार उसने सहमति में सिर हिला दिया। दर्द सहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। शौर्य की मदद के बावजूद भी उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। आखिरकार शौर्य ने उसे अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने का फैसला किया। खुशकिस्मती से लड़की को यह समझ में आ गया था कि शौर्य के इंटेंशंस बुरे नहीं हैं, यहां तक कि जब वो पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे तब भी नहीं। इसलिए उसने बिल्कुल भी अपोज नहीं किया और शौर्य को उसे उठाने दिया। जब वे हॉस्पिटल की ओर चलने लगे तो उसने अम्ब्रेला पकड़े रखा। शौर्य को उसके पास से आती खुशबू थोड़ी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। हालांकि उसके पास पहले से ही मोनिका थी, तो वो इस सिचुएशन को लेकर इतना क्यों सोच रहा था। शौर्य ने हल्का सा सिर झटका ताकि दिमाग क्लियर हो सके और फिर जल्दी जल्दी चलने लगा। बीप बीप। शौर्य और लड़की के पास से गुजरते वक्त एक मर्सिडीज बेंज G500 ने हॉर्न बजाया। अरे सुंदरी, इतनी तेज बारिश हो रही है, क्यों ना मेरी कार में बैठ जाओ, जहां जाना है वहां छोड़ दूंगा। ये आवाज एक स्टाइलिश से दिखने वाले टीनेजर की थी जिसने कार की खिड़की नीचे की हुई थी। उसकी बातें सुनकर शौर्य ने थोड़ा सा हंसते हुए लड़की की ओर देखा। शौर्य के दिमाग में था कि लग्जरी कार्स में बैठना ज्यादातर ब्यूटीफुल गर्ल्स को पसंद आता है, पर लड़की ने ड्राइवर की तरफ नजर तक नहीं डाली। इसके बजाय उसने शौर्य के कंधे पर हल्के से पिंच किया। बस यहीं खड़े मत रहो, दर्द से मरी जा रही हूं। ओह ठीक है। शौर्य ने फिर से तेजी से चलने से पहले सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि ये लड़की बाकी लड़कियों से कुछ अलग थी जिनसे वह पहले मिला था। अरे, अगर मुझे पता होता कि वो यहां है तो मैं थोड़ा पहले आ जाता। कितना अफसोस है, वो लड़की कितनी खूबसूरत है। लड़के ने जोर से साई किया और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ पटका, क्योंकि उसने देखा कि शौर्य धीरे धीरे जा रहा है और वो खूबसूरत लड़की अभी भी उसकी पीठ से लगी हुई है। खुशकिस्मती से हॉस्पिटल बहुत दूर नहीं था। जैसे ही वे पहुंचे, एक डॉक्टर तुरंत उसकी चोट की जांच के लिए आ गया। ये देखकर कि डॉक्टर उसका ध्यान रखेंगे, शौर्य जाने के लिए मुड़ा। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिया है, लड़की ने उसकी पीठ की ओर चिल्लाते हुए कहा। मेरा नाम शौर्य है। ओह, समझ गई। आज के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तुमने मुझे बहुत दर्द से बचाया, वरना पता नहीं क्या करती। वैसे मैंने देखा कि तुम एक किताब पकड़े हुए हो। क्या लाइब्रेरी जा रहे थे पढ़ने के लिए? हाँ, एक्चुअली मैं जा ही रहा था, शौर्य ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जिया, तुम ठीक हो? इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तभी हॉस्पिटल का दरवाजा खुला और 4 लड़कियां अंदर आईं। सभी लड़कियां अच्छी तरह से ड्रेस्ड और मैनर्ड लग रही थीं और उनकी खूबसूरती किसी इंटरनेट कार शो की मॉडल्स जैसी थी। वो शायद जिया की रूममेट्स थीं। वो यहां इसलिए आई थीं
क्योंकि जिया ने उन्हें पहले टेक्स्ट करके बताया था कि वो हॉस्पिटल जा रही है। मेरे एंकल में मोच आ गई थी, लेकिन लकीली मुझे शौर्य मिल गया। उसने मुझे अपनी पीठ पर उठाकर यहां लाया। जिया ने मुस्कुराते हुए शौर्य की तरफ इशारा करते हुए बताया। ओह माय गॉड, तो एक हीरो ने हमारी सुंदरता को बचाया है। हाँ हाँ हाँ, तो हमें वाकई उस हैंडसम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमारी जिया को बचाया। लड़कियां आपस में बातें करती रहीं और फिर शौर्य की ओर देखने लगीं। उनकी आंखों में साफ था कि कुछ देर तक उसे देखने के बाद वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुईं। शौर्य के कपड़े थोड़े सिंपल थे और पहली नजर में वो एक साधारण इंसान लग रहा था, लेकिन उसके फेशियल फीचर्स अच्छे और पर्सनैलिटी डिसेंट थी। वो ईमानदार और थोड़ा इनोसेंट भी लग रहा था। हालांकि वो उसे पर्सनल लेवल पर नहीं जानती थीं, तो उन्होंने बुक को कवर से जज करना सही नहीं समझा। अरे हैंडसम, तो तुम ही हो जिसने जिया को बचाया। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने उसे बचाया, बस उसकी मदद कर रहा था। शौर्य को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसकी थोड़ी घबराहट बढ़ गई थी। जाहिर है कि पहले वो ऐसा नहीं था। देखो, जिया ने किसी का एहसान कभी नहीं छोड़ा है। तो बताओ हैंडसम, तुम चाहोगे कि वो कैसे तुम्हारा एहसान चुकाए? लड़कियां उसे टीजिंगली पूछने लगीं। ये सच है। चलो, ऐसा क्यों ना हो कि हम जिया से कहें कि वो तुमसे शादी कर ले? लड़कियां इस पर जोर से हंसने लगीं। शादी बहुत बड़ी बात है, क्यों ना उसे एक रात तुम्हारे साथ बिताने के लिए कहें? आह, कितनी एम्बैरेसिंग बात है। लड़कियां आपस में हंसते हुए बातें करती रहीं। वाकई इसकी कोई जरूरत नहीं है। शौर्य को इन लड़कियों से इतनी बोल्ड और सीधी बातों की उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही थी। अरे, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि जिया तुम्हारे लायक नहीं है या सुंदर नहीं है? ऐसा है क्या? शौर्य के चारों ओर खड़ी लड़कियां टीजिंगली पूछने लगीं। ना नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? डिटेल में एक्सप्लेन करो तो सही। जब उसकी रूममेट्स शौर्य को टीज करती रहीं, तो जिया चुपचाप बिस्तर पर लेटी सब देखती रही। उसकी रूममेट्स के लिए ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। वो कभी भी लड़कों को खुद से प्ले करने नहीं देती थीं, बल्कि उनके पास तो कई लड़कों को बेवकूफ बनाने और मजाक करने का हुनर था। जिया शौर्य को शर्मिंदा होते देख रही थी। उसकी चीक्स पहले ही लाल हो चुके थे। जिया ये देख हंसे बिना नहीं रह सकी। ठीक है लड़कियों, अब उसे चिढ़ाना बंद करो। तापसी, मुझे एक सेब खाना है। क्या तुम मेरे लिए एक सेब छील सकती हो? ठीक है। तापसी, जो लंबी और स्मार्ट थी, एक सेब छीलने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। फिर उसने शौर्य की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अरे हैंडसम, तुमने कहा कि तुम्हारा मतलब ठीक नहीं था, तो फिर जिया के लिए एक सेब छील सकते हो? हम? मैं? शौर्य इस रिक्वेस्ट पर हैरान था। बेशक, मैं तुम्हें बिना इनाम के ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगी। सेब छीलने के बाद मैं तुम्हें जहां चाहो वहां मुझे किस करने की परमिशन दूंगी। कैसा लगा ये डील? तापसी धीरे धीरे शौर्य की तरफ आते हुए बोली। ये पहली बार था जब शौर्य ने इतनी बोल्ड लड़की को देखा था। क्या वो वाकई जैकलिन जितनी बोल्ड थी? उसके मन में दोनों की तुलना होने लगी। जैकलिन तो इन लड़कियों के सामने बिल्कुल नाइव लग रही थी। इन लड़कियों की बातें हर 10 में 8 तो गंदी बातें ही होती थीं, और जिस कॉन्फिडेंट तरीके से वो बात करती थीं, शौर्य को थोड़ा असहज कर देती थीं। थोड़ी देर तक शौर्य को चिढ़ाने के बाद लड़कियों ने उसे सेब छीलने को कहा। जैसे ही उसने सेब छील दिया, उन्होंने उसे केला छीलने का काम सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने शौर्य से कहा कि वो जिया के हाथ पर पहने कंगन को उबलते पानी में डाल दे ताकि वो साफ हो सके। शौर्य को बेचैनी महसूस हो रही थी और अब वो और वहां नहीं रुकना चाहता था। बस एक बार ये सब काम पूरा करके निकल जाने का प्लान बना लिया। जैसे ही उसने जिया के हाथ से कंगन पकड़ा, अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे खींच लिया। एक मजबूत हाथ ने उसे जिया से दूर धकेल दिया, जिससे उसकी पकड़ कंगन पर से छूट गई और कंगन फर्श पर गिरकर टूट गया। जिया, सुना है तुम चोटिल हो गई हो। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। ये आवाज उस लड़के की थी जो अभी अभी दौड़ कर आया था, और उसकी आवाज में जेन्युइन चिंता झलक रही थी। चिंता मत करो याकूब, मैं ठीक हूं।
जिया ने हल्के से जवाब दिया। याकूब ने एक सूट पहना हुआ था और वो काफी हैंडसम लग रहा था। हालांकि जिया ने उसे थोड़ी कोल्ड वाइब्स दी, पर याकूब बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा था। ओह जिया, तुम्हारा कंगन टूट गया है, तापसी ने चौंकते हुए कहा। उसने फर्श की ओर देखा जहां से टूटने की आवाज आई थी और पाया कि कंगन वहीं पड़ा था। शौर्य, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? क्या ये इसलिए कि याकूब जिया के लिए चिंता करते हुए यहां है? दूसरी लड़की ने टीजिंगली पूछा। उसके इन शब्दों ने याकूब का ध्यान खींचा। हालांकि याकूब जिया को पूरी शिद्दत से पसंद करता था, पर जिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके पास एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड थी, फिर भी जिया के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो जानती थी कि उसे क्या चाहिए और वो उसे उस तरीके से पसंद नहीं करती थी। इसलिए शौर्य के लिए भी फीलिंग्स रखना नामुमकिन था, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे एक बार मदद की थी। जिया की रूममेट्स को ये बात पता थी और वो बस शौर्य के साथ मजाक कर रही थीं। सबने साफ देखा था कि असल में याकूब ही था जिसने शौर्य को खींचकर दूर किया था, जिससे गलती से उसका कंगन गिरकर टूट गया था। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक कंगन है, मैं अभी दूसरा ले लूंगी। जिया को थोड़ी एम्बैरेसमेंट महसूस हुई। आखिर उसके दोस्तों ने अब तक शौर्य का मजाक उड़ाया था, जबकि उसने तो बस उसकी मदद की थी। याकूब, कंगन टूटने का कारण तुम और शौर्य हो, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी, तापसी ने प्लेफुल टोन में कहा। लड़कियों को थोड़े रिस्पेक्ट के साथ याकूब से बात करनी चाहिए थी। अरे, मैं अपनी मदद के बिना ही एक नया कंगन ले लूंगा, वो आधे का खर्च कैसे उठा सकता है? याकूब ने शौर्य को मॉकिंग अंदाज में देखा। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। ठीक है, अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूं, प्लीज अपना ख्याल रखना, जिया, शौर्य ने कहा। शौर्य जानता था कि जब तक वो यहां रहेगा उसका मजाक उड़ाया जाएगा, और ऊपर से याकूब भी उस पर गुस्से से देख रहा था। शौर्य को लड़कियों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहना था। अगर उसे सच में उनका रिस्पेक्ट चाहिए होता तो वो बस अपनी कार यहां पार्क कर देता। आखिर लोग उसे चिढ़ाने में मजा इसलिए लेते थे क्योंकि वो उसे गरीब समझते थे। ये महज एक कोइंसिडेंस था कि शौर्य आज जिया से मिला और वो इस सिचुएशन में और उलझना नहीं चाहता था। टूटे हुए कंगन की बात करें तो शौर्य ने पहले से ही इसके बारे में सोचा था। चूंकि ये आंशिक रूप से उसकी गलती थी, वो एक नया कंगन खरीदकर उसे कॉम्पेंसेट करने का सोच रहा था। इससे मामला पीसफुली सुलझ जाएगा। जैसे ही उसने शौर्य को जाते हुए देखा, जिया उसे रुकने के लिए पुकारना चाहती थी, पर उसे ये भी पता था कि वो उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में आसानी से एडजस्ट नहीं हो सकता था। अब उसे किसी और मौके का इंतजार करना होगा। अस्पताल से निकलने के बाद शौर्य सीधे लाइब्रेरी में पढ़ने चला गया। पल भर में दोपहर हो गई, तभी राकेश का फोन आया। सब कुछ रेडी हो गया है मिस्टर अग्रवाल, मेबेरी सिटी में सेठ ग्रुप का नामो निशान मिट जाएगा, राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं मिस्टर राकेश, शौर्य ने जवाब दिया। राकेश का प्रोसेस बहुत स्मूथ था, बस थोड़ी सी फोर्स की जरूरत थी। पहले दोनों परिवार अपने अपने बिजनेसेस में लगे रहते थे। शांतिपूर्वक पैसे कमाने के लिए दोनों साइड्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। हालांकि अगर राय ग्रुप कभी अग्रवाल फैमिली के खिलाफ जाने की कोशिश करता तो वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। मिस्टर अग्रवाल, मैंने चेक किया है और देखा है कि मेबेरी सिटी में कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हमें आपके पहचान पत्र में से एक का यूज करना होगा। क्या आप फिलहाल बिजी हैं? अगर आप फ्री हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर साइन करने की जरूरत है। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो मैं खुद आ सकता हूं, राकेश ने रिस्पेक्ट के साथ कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। शौर्य वैसे भी अपनी किताब लगभग पढ़ ही चुका था। शौर्य मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर एक ज्वेलरी शॉप में जाकर जिया के टूटे ब्रेसलेट जैसा जेड ब्रेसलेट खरीदने का सोच रहा था ताकि उसे ठीक से मुआवजा मिले। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। शौर्य पहले वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट गया। वहां दस्तावेजों पर साइन करने के बाद वो ज्वेलरी शॉप की ओर बढ़ गया। बॉस, मुझे एक जेड ब्रेसलेट चाहिए। थोड़ी देर बाद उसे जिया जैसा जेड ब्रेसलेट मिल गया। सर, यह जेड ब्रेसलेट बेहतरीन हेटियन जेड का बना है, काफी महंगा है। क्या आप वाकई इसे लेना चाहते हैं?
सेल्स गर्ल ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ पूछा। मुस्कान के बावजूद उसके चेहरे पर हल्की सी हिकारत साफ नजर आ रही थी। शौर्य के कपड़े वैसे खास नहीं थे, फिर भी वो ज्वेलरी खरीदने आया था और उसने सबसे महंगे हेटियन जेड ब्रेसलेट का चुनाव किया था। क्या वो मजाक कर रहा था? पर सेल्स गर्ल ने अपने ख्याल अपने तक ही रखे। शौर्य ने ब्रेसलेट उठाकर ध्यान से देखा और बोला, इसे पैक करो, मैं इसे खरीद रहा हूं। आपको यकीन है सर? इस हेटियन जेड ब्रेसलेट की कीमत 5 लाख है। शायद आप कुछ और देखना चाहेंगे? उसकी मुस्कान हल्की पड़ने लगी थी। पैक कर दो। तुम इतना क्यों पूछ रही हो? शौर्य ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। सेल्स गर्ल ने ब्रेसलेट पैक किया और पेमेंट मशीन पर स्वाइप किया, पर ट्रांजैक्शन फेल हो गया। शौर्य को याद आया कि उसके हर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 20 लाख की राशि होनी चाहिए थी। हे, ट्रिनिटी ज्वेलर्स कब से इतनी घटिया जगह बन गया? अब कोई भी आकर बैठ सकता है, फिर हमारे असली कस्टमर का क्या? यह तिरस्कार भरी आवाज एक जोड़े की थी जो दुकान में अभी आए थे और शौर्य का फेल पेमेंट देख रहे थे। जोड़े में एक 30 साल की महिला और एक अधेड़ उम्र का आदमी था। सभी इंसान ऐसे ही होते हैं, है ना? दूसरों को नीचा दिखाकर ही उन्हें लगता है कि वो कितने अमीर और ताकतवर हैं। सेल्स गर्ल ने जोड़े को देखते हुए माफी मांगी। फिर जब उसने शौर्य की ओर देखा तो उसका चेहरा अधीर लग रहा था। ये कोई राज नहीं था कि ट्रिनिटी ज्वेलर्स मेबेरी सिटी की मशहूर दुकान थी। पहले दिखावटी लोग बस यहां आकर ज्वेलरी हाथ में लेकर तस्वीरें खिंचवाते थे। अब ये बहुत आम हो गया था। उसकी नजर में शौर्य भी ऐसा ही था। सर, अगर आप इसे नहीं खरीद रहे हैं तो कृपया बाहर जाएं। क्या आप नहीं देख सकते कि दूसरे कस्टमर भी हैं? सेल्स गर्ल ने घृणा के साथ कहा। किसने कहा कि मैं इसे नहीं खरीदूंगा? ये तो सस्ता है, मैं कुछ और महंगा लूंगा। शौर्य ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में कहा। महिला ने अपने साथी की ओर देखा और बोली, आजकल के बच्चे कितने घमंडी होते हैं। सच में, अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो उसके पैर तोड़ देती। आदमी ने जोड़ा। मैं इसे खरीदूंगा, इसे पैक करो। शौर्य ने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए डिस्प्ले केस में रखे एक और जेड ब्रेसलेट की ओर इशारा किया। हे, ये टॉप क्लास मास्टर द्वारा बनाया गया मशहूर जेड ब्रेसलेट है। इसकी कीमत 21 लाख है। आप वाकई इसे लेना चाहते हैं? सेल्स गर्ल का लहजा तंज भरा था। सिर्फ ये ही नहीं, मैं दोनों लूंगा, शौर्य ने कहा। फट, ये लगभग 36 लाख का होगा। ये लड़का वाकई सोचता है कि वो इतना खर्च कर सकता है? हाँ, आदमी हंसते हुए बोला। सेल्स गर्ल ने शौर्य के कार्ड को फिर से स्वाइप करना शुरू किया। वो इस स्टबर्न कस्टमर को एम्बैरेसमेंट में डालना चाहती थी ताकि दंपति को लगे कि ये कोई मजाक चल रहा है। ये लड़का सच में नहीं जानता कि उसके लिए क्या सही है, महिला ने शौर्य को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। यह सुनते ही सेल्स गर्ल और दंपत्ति की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। शौर्य ने जैसे ही पासवर्ड डाला, पेमेंट मशीन ने दिखाया कि ट्रांजैक्शन सफल हुआ। क्या? वो सब हक्के बक्के रह गए। थोड़ी ही देर में उनके चेहरों पर शर्मिंदगी के भाव साफ झलकने लगे। ये आदमी सच में अमीर था। मेरे लिए 2 जेड ब्रेसलेट पैक करो और ध्यान रखना कि बैग पर एक भी सिलवट न पड़े, नहीं तो तुम्हारा सिर काट लूंगा, शौर्य ने गुस्से में कहा। अभी सर, सेल्स गर्ल ने फौरन जवाब दिया और झुककर सम्मान दिखाया। शौर्य को इस तरह की स्थिति की आदत थी। ऐसा अक्सर होता था। दूसरों के सामने विनम्र होना बस उनके घमंड को और बढ़ा देता था। असली इज्जत तभी मिलती है जब आपका एटीट्यूड सही हो। प्लीज, आप विश्राम क्षेत्र में बैठकर वेट करें, सर, सेल्स गर्ल ने सावधानी से उसकी खरीदारी को पैक करते हुए कहा। शौर्य उसकी बात मानकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा। जो ब्रेसलेट वो पहले खरीदना चाहता था उसे जिया को मुआवजे के तौर पर देगा, जबकि महंगा ब्रेसलेट वो अगली बार मिलने पर मोनिका को देगा। ये उसे सही प्लान लगा। तभी उसने एक आवाज सुनी, प्लीज मुझे एक और मौका दो नव्या, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? तो यहां आओ और मेरे लिए एक ज्वेलरी का आइटम खरीदो। हे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तुलना सचिन से नहीं करूंगी। तुम कुछ सस्ता भी खरीद सकते हो। अगर तुम मेरे लिए ज्वेलरी खरीद सको तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कैसा लगा ये ऑफर? तभी
एक युवक और युवती शोर मचाते हुए दुकान में आए। शौर्य ने सिर उठाया और देखा कि कौन इतना हंगामा कर रहा था। जो चेहरे उसने देखे उनसे उसकी भौहें तन गईं। क्या ये नव्या और उसका एक्स रचित नहीं थे? शौर्य वीआईपी वेटिंग एरिया में बैठा रहा, क्योंकि वो देख रहा था कि दोनों के बीच किसी बड़े झगड़े के आसार थे। जो वो सुन पा रहा था उससे शौर्य उनकी लड़ाई का कारण समझने लगा। असल में नव्या ने बिना कोई स्पष्ट कारण दिए रचित से ब्रेकअप कर लिया था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसे थोड़ा समय चाहिए। ये वही बात थी जो अदिति ने भी उससे कही थी जब उसने उससे रिश्ता तोड़ा था। उसने भी यही बहाना दिया था कि उसे अकेले रहना है। शौर्य ने खुद को इस बारे में ज्यादा सोचने से रोका और फिर से नव्या और रचित के बीच चल रहे ड्रामे पर ध्यान केंद्रित कर लिया। कहानी सीधी थी। रचित को नव्या का बहाना शुरू से ही बेतुका लगा था। बाद में उसे पता चला कि नव्या किसी अमीर वारिस के करीब जा रही थी। यहां तक कि उसके दोस्तों ने भी उसे बताया था कि नव्या उसी अमीर लड़के के पीछे थी। इस वजह से रचित के मन में अब नव्या के लिए मिले जुले जज्बात थे। एक तरफ वो उससे अब भी प्यार करता था तो दूसरी तरफ उसे धोखा महसूस हो रहा था। इसलिए पिछले कुछ समय से रचित नव्या को अपने पास वापस लाने की कोशिश कर रहा था। ये बस उसकी मर्दानगी और इज्जत का सवाल था। अब यहां ज्वेलरी शॉप में ये सीन सामने आ गया था। नव्या रचित से कह रही थी कि वो उसके लिए ट्रिनिटी ज्वेलर्स से कोई ज्वेलरी का आइटम खरीद ले। उसने कहा कि अगर वो उसके लिए एक भी आइटम खरीद सकता है तो वो उसके पास लौट आएगी। लेकिन रचित के लिए ये काफी मुश्किल था। यहाँ के सारे आइटम बहुत महंगे थे। यहाँ तक कि सबसे सस्ती ज्वेलरी की कीमत भी करीब 3 लाख थी। रचित ने अभी अभी जॉब शुरू की थी तो उसके पास इतना पैसा नहीं था। नव्या, यहाँ के ज्वेलरी आइटम बहुत महंगे हैं। क्या हम किसी दूसरी शॉप में जा सकते हैं? जब तक कीमत 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी मैं पक्का तुम्हारे लिए खरीदूंगा। रचित ने यह कहते हुए अपनी बात पर जोर दिया। हे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं जबकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 लाख है? क्या तुम सच में मूर्ख हो रचित? सचिन ने मेरे लिए जो फोन खरीदा है उसकी कीमत कम से कम 1 लाख है। नव्या ने तंज कसते हुए जवाब दिया। वो पहले ही उससे ब्रेकअप कर चुकी थी तो उसे अब खुलकर उसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी। अगर अपनी असली वैल्यू दिखानी है तो मेहनत करो ताकि वो तुमको छोड़ने का अफसोस करे। एक सज्जन जो कुलीन और प्रतिष्ठित दिख रहे थे ने उसे डांटा। इस पर रचित थोड़ा शांत हुआ। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी मुट्ठी कस ली। ठीक है, अगर अपनी वैल्यू दिखानी है तो जाकर खुद को कुछ बनाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे क्योंकि तुम पागल हो। तुमने आज मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम खत्म हो गए। नव्या चिल्लाई, जो अब भी जमीन पर पड़ी थी और भारी सांसें ले रही थी। तुम्हें कम बोलना चाहिए यंग लेडी। सिर्फ अमीर लड़कों के साथ डेटिंग करना बंद करो। अमीर लोग चंचल होते हैं। अगर ब्रेकअप करना है तो सामने वाले से साफ साफ बात करो। बस सिचुएशन को और खराब करने के लिए कुछ और कहने का कोई फायदा नहीं। उस सज्जन ने नव्या को भी डांटा। नव्या चुप हो गई और उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, रोते हुए। वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वो आदमी जाहिर तौर पर एक बड़ा बॉस था। क्या तुम ठीक हो नव्या? शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसने बस बातचीत शुरू करने की कोशिश की। नव्या ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी यहां होगा। वहां मौजूद सज्जन ने सही कहा, जब तक दोनों तरफ से शांत रहें, गलतफहमी आसानी से दूर हो सकती है। जो सुना उसे लगा कि तुम दोनों के बीच पहले अच्छे रिश्ते थे। किस्मत ने सब कुछ बदल दिया है, तो अब एक दूसरे से दुश्मनों जैसा बर्ताव करने की क्या जरूरत है? भाड़ में जाओ, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम वाकई सोचते हो कि तुम मुझे सिखाने के लायक हो? तुम भी तो छोड़ दिए गए थे। मर्फी जैसे दयनीय हो तुम, फिर भी मुझे समझाने की हिम्मत कर रहे हो। शौर्य की बातों में बस अच्छे इरादे थे। हालांकि वही बातें जो उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कही थीं, उन पर नव्या की प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग थी। इस वक्त नव्या बेहद गुस्से में थी, जैसे अभी अभी किसी ने बारूद को आग लगाई हो। उसके मन में बस यही ख्याल था कि दुनिया में कोई भी उसे सीख दे तो ठीक, पर शौर्य जैसा आदमी वो उसके लायक नहीं था। अभी अभी उसने यहां 2 महंगे फोन क्या खरीद लिए, बस दिखावा कर रहा था। उसका गुस्सा और बढ़ गया।
जब उसने सोचा कि उसे पब्लिक में पहले ही शर्मिंदा किया गया था और शौर्य ने ये सब देखा था, और अब वो उसे यहां सीख देने चला है। रचित से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी उसे, क्योंकि उसे डर था कि वो फिर से पागल हो जाएगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी से भी भिड़ने का सवाल नहीं था। तो अपनी इज्जत वापस पाने की कोशिश में उसने शौर्य पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। वो उसे धक्का देने लगी और उसके लिए बुरी भाषा का इस्तेमाल करने लगी। ये साफ था कि वो बस अपना सम्मान बचाने की कोशिश कर रही थी। अब सब क्लियर है। तुम्हें सचिन सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे हैं। अगर मैं तुम्हें इस दुकान से कोई भी आभूषण खरीद कर दे भी दूं, तब भी तुम मेरे साथ बाहर जाने से मना कर दोगी, है ना नव्या? रचित ने गुस्से से लाल चेहरा बनाते हुए कहा। ओह रचित, सच कहूं तो मैं तुम्हें इतना दुख नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि तुमने पहले मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। इसलिए एक अच्छा लड़का बनो और यहां से चले जाओ। मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है? और क्लियर करने के लिए, मैं सचिन से सच में प्यार करती हूं। तुम मुझे कभी वो फील नहीं करा पाए जो उसने कराया है। बस इसी बात से मुझे लगता है कि हमारे लिए साथ रहना मुमकिन नहीं है। तो क्यों ना हमेशा के लिए इस रिश्ते को खत्म कर दें? शायद हम भविष्य में दोस्त बन सकें। तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे बेहतर लड़की मिलेगी। नव्या ने गंभीर आवाज में जवाब दिया। तुम वाकई बहुत घटिया हो नव्या। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन अब तुम मेरी फीलिंग्स पर ध्यान दिए बिना ही मुझसे नाता तोड़ रही हो। अब सब समझ में आ गया है। तुम पहले ही उसके साथ सो चुकी हो, है ना? रचित का आत्मसम्मान पहले ही कुचल चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वह अच्छे बर्ताव की हदें छोड़ चुका था। दुकान में अचानक थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। नव्या का जवाब तुरंत एक जोरदार थप्पड़ था जो उसके चेहरे पर पड़ा। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल! नव्या चिल्लाई। एक और थप्पड़ की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार थप्पड़ मारने वाली नव्या नहीं थी। रचित ने गुस्से में उसे भी थप्पड़ मार दिया। नव्या अब जमीन पर गिरी पड़ी थी, उसके थप्पड़ की ताकत से चौंकी हुई। इस बीच कई लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। मैं तुम्हारे साथ साथ खुद को भी खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मैंने तुम पर जो भी पैसे खर्च किए हैं वो वापस करो। रचित चिल्लाया और उसे लात घूं से मारने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो सच में पागल हो चुका था। शुरुआत में शौर्य इस मामले में दखल नहीं देना चाहता था। एक वक्त वो नव्या के साथ भी करीब था और वे लगभग एक कपल बन गए थे। तब से 3 साल बीत चुके थे और शौर्य जानता था कि अब नव्या उसे तिरस्कार से देखती होगी। उसने सोचा था कि ये बस एक आम झगड़ा होगा जो कुछ देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन ये मामला अब बहुत ज्यादा हो चुका था। अगर वो अभी इसमें नहीं कूदा तो बाद में उसे जरूर अफसोस होता। और एक समय था जब उसने नव्या को दिल से चाहा था। अपने ख्यालों को झटकते हुए उसने उन दोनों को अलग करने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। तब तक वहां और भी लोग झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहे थे। बस करो यंग मैन, किसी औरत को मारकर कुछ साबित नहीं कर सकते। तुम जैसे इंसान को तो इस मामले से दूर रहना चाहिए और निकल जाना चाहिए। हाई स्कूल में शायद मैं अंधी थी जो तुम्हारे जैसे दयनीय इंसान से प्यार करने का सोचा भी था। शौर्य ने बिना कुछ कहे हर धक्के पर पीछे हटता रहा। उसी वक्त पहले वाली सेल्स गर्ल जेड कंगन को अपने हाथों में संभालते हुए वापस लौटी।